हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी के एलटी ग्रेड के 2018 के हिस्ट्री के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और यूपी के एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम्स की डेट भी आ गई हैं, जिसमें 9 सब्जेक्ट्स की डेट है, जिसमें एसएसटी की डेट नहीं आई है, लेकिन वो भी बहुत ही जल्द आ जाएगी। तो आज हम लोग इसके पीवाईक्यू को कवर करेंगे, पहले हिस्ट्री को और फिर इसके बाद हम लोग सिविक्स को भी देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक कौन रहे हैं। तो ये रहे हैं कुंवर सिंह। और यदि हम बात करें कुंवर सिंह की, तो ये बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे और इन्होंने बिहार के जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यदि एग्ज़ाम में बिहार न देकर जगदीशपुर पूछा जाए तो वो भी हो जाएंगे कुंवर सिंह, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं जगदीशपुर के नाम से। नेक्स्ट है प्रमुख घटनाएं दी गई हैं और उन्हें काल क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले होती है सूरत की संधि। कब होती है? 1775 में। तो इसमें सबसे पहले आएगा 2, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो यदि हम बात करें सूरत की संधि, मतलब कि ट्रीटी ऑफ सूरत, तो ये होती है 1775 में। सालबाई ट्रीटी 1782 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। एंड बसाई या फिर बसीन की संधि 1802 में होती है, जो कि सबसे लास्ट में होती है। तो इन डेट्स को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कूट में प्रश्न अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट जो मिशनरी थे उनकी गतिविधियों को विनाशक माना था? तो ये हो जाएगा विलियम वेलेजली। और वेलेजली ये भारत का गवर्नर जनरल था। कब से कब तक? 1798 से लेके 1805 तक। नेक्स्ट है कौन सा जो मैसूर वॉर होता है, एंग्लो मैसूर वॉर, वो मैंगलोर की ट्रीटी के साथ समाप्त होता है? तो ये हो जाएगा सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक होता है? 1780 से लेके 84 तक होता है। और इसके बाद हो जाती है 84 में, 1784 में मैंगलोर की संधि। और ये जो युद्ध होता है अंग्रेज और मैसूर के बीच में होता है, जिसमें मैसूर की तरफ से होते हैं टीपू सुल्तान और इसमें गवर्नर जनरल होता है वॉरेन हेस्टिंग। डलहौजी के पहले जो विलय का सिद्धांत था वो किस राज्य पर लागू किया गया था? लेकिन उससे पहले, डलहौजी के पहले भी बहुत से भारतीय ऐसे स्टेट थे जिनका विलय हो चुका था, जिसमें था मांडवी, सूरत, कुलाबा और जालौर। जिसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो विलय का सिद्धांत सबसे पहले लाया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। कब? 1834 में। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा व्यापक तौर पर प्रयोग किया गया था डलहौजी के द्वारा। तो ये एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1839 में मांडवी राज्य को और 1840 में कोलाबा तथा जालौर को और 1842 में सूरत को कंपनी के द्वारा विलय किया जाता है। लंदन में जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो ये की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब की जाती है? डेट महत्वपूर्ण है, 1866 में। और दादा भाई नौरोजी को ही हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना की थी। साथ ही दादा भाई नौरोजी इन्होंने राफ्त गुफ्तार, मतलब कि एक सत्यवादी पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किया गया था। और इनकी फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है जो भारत की जनगणना होती है 1891 में। तो जनगणना आयुक्त तो कौन थे? तो ये हो जाएंगे बेंस। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। 1854 में आता है चार्ल्स पर शिक्षा पर, चार्ल्स का वुड डिस्पैच। तो 1854 में भारत में होता कौन है? लॉर्ड डलहौजी। तो ये भी याद रखिएगा। हंटर कमेटी आती है 1882 में, ये भी शिक्षा से संबंधित होती है। और इस टाइम पे होते हैं कौन? लॉर्ड रिपन। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट आता है 1904 में। इस टाइम पे कौन होता है? इस टाइम पे होता है फेमस गवर्नर जनरल कर्जन, क्योंकि इसी के टाइम पर 1905 में होता है बंगाल का विभाजन। सेटल कमीशन आया था कब? 1917 में। दक्षिणेश्वर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रामकृष्ण परमहंस से। तो जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, ये कलकत्ता में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। इनके बचपन का नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। और जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो इन्हीं के शिष्य हैं। साथ ही जो स्वामी रामकृष्ण थे ये सभी धर्मों की एकता पर जोर देते थे। इनमें से कौन देवबंद आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो मोहम्मद कासिम ननौतवी, महमूद अल हसन और रशीद अहमद गंगोही, ये तीनों ही देवबंद आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन शाह अब्दुल अजीज ये देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे।
और इस स्कूल की शुरुआत होती है देवबंद, सहारनपुर, यूपी में कब 1866-67 में। इसका उद्देश्य क्या था? जो मुस्लिम संप्रदाय था उसके लिए धार्मिक नेता तैयार करना और जो विद्यालय के पाठ्यक्रम थे उसमें अंग्रेजी शिक्षा तथा पश्चिमी संस्कृति को प्रतिबंधित करना था। और जो मुस्लिम संप्रदाय थे इसका नैतिक और धार्मिक पुनरुद्धार करना, साथ ही जो अंग्रेज सरकार थी उसके साथ असहयोग करना था इसका मेन उद्देश्य। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदारवादी युग था उसमें भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी। तो ये दी गई थी दादा भाई नौरोजी को। और इनकी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक कुरीतियां थी उनका वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। साथ ही जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो कहा करते थे दादा भाई नौरोजी के बारे में, उन्होंने कहा था कि यदि मनुष्यों में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई नौरोजी में है। नेक्स्ट है प्रमुख लेखक हैं और उनकी कृतियां हैं। तो बाल गंगाधर तिलक की कृति है गीता रहस्य, जिसको उन्होंने मांडले जेल में लिखा था। अरविंद घोष की है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। जो ह्यूमन यूनिटी है उसके आइडियल की बात करते हैं अरविंद घोष। एंड जवाहरलाल नेहरू की है द यूनिटी ऑफ इंडिया। ये यूनिटी की, इंडिया के यूनिटी की बात करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू क्या भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ये भारत की यूनिटी की ही बात करेंगे, तो ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा। ह्यू तोए की बात करें तो इनकी बुक है द स्प्रिंगिंग टाइगर, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है इवन पीसीएस तक के एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट है प्रमुख संगठन है और उनके संस्थापक है। तो ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया, ठीक है, जो भारत है ऑल इंडिया, पूरे इंडिया के लिए किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। आत्मीय सभा का राजा राम मोहन राय के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। एंड रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, बिल्कुल करेक्ट है पहला। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने जो ग्राम उद्योग संघ है वो भी शुरू किया था, तो इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और उन्होंने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था इस विचार से किया था कि यदि जो असहयोग आंदोलन था उसका यदि ठीक से पालन किया जाए तो जो भारत था उसे 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि गांधी जी की बात करें तो इन्होंने 5 फरवरी 1922 को जब गोरखपुर के चौरी चौरा की घटना होती है तो उससे दुखी होकर इन्होंने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को वापस लिया था। साथ ही फिर गांधी जी ने 14 सितंबर 1934 को वर्धा में अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना करी थी। साथ ही जो अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ था इसका नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस ने स्थायित्व की अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लिए जो प्रख्यात थे डॉक्टर जोसेफ कार्नेलियस कुमारप्पा, इनका चयन किया था। और इस संगठन के पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्णदास जाजू। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी, कब की थी? तो ये की थी 21 अक्टूबर 1943 को। तो सुभाष चंद्र बोस से 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक उनका पहला था संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक एंड दूसरा है ये उनके अस्थायी सरकार के गठन की। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को जो सिंगापुर था उसके टाउन हॉल के सामने आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया। साथ ही वहीं पर इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, फेमस नारा है ये। एंड 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि ये अभी जो आरओ का एग्जाम हुआ था 27 जुलाई को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को कहाँ कहाँ मान्यता मिली थी। तो उन्हें जर्मनी में मान्यता मिली थी, जापान में, फिलीपींस में, कोरिया में, चाइना में, इटली में, मोन्चुको में तथा आयरलैंड में। तो उसमें फिलीपींस भी एक ऑप्शन में था, इसके साथ इंडोनेशिया था। और उन्होंने मतलब एससी बोस ने 1944 में रंगून मतलब म्यांमार से उन्होंने रेडियो पर गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था एससी बोस ने। 1947 में जब भारत विभाजन हुआ उसके बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। किसे सर्वोच्च रक्षा समिति का सेनापति बनाया गया था? तो हो जाएगा ऑचिन लेक। इनमें से किन्हें भारत के प्राक इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट ब्रूसफूट। तो जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित है ब्रूसफूट। इन्होंने सबसे पहले 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत करी थी। अन्वेषण मतलब खोज की शुरुआत करी थी।
हड्डी की जो मातृ देवी की मूर्ति है वो कहाँ से मिली है, तो विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से मिली है। विंध्य घाटी में ही स्थित है बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र, वहीं पे उच्च पूर्व पाषाणकालीन उपकरण के अतिरिक्त अस्थि निर्मित, मतलब अस्थि या हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, और ये कहाँ पे है, कौशाम्बी संग्रहालय में है। यदि बात करें बेलन घाटी की उच्च पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति के समय की, तो यह ईसा पूर्व 30,000 से लेके 10,000 के बीच निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है। धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है, तो ये संबंधित है प्राक हड़प्पन ग्रामीण संस्कृति से। और यदि बात करें धौलावीरा की, तो इसकी सबसे पहले खोज की जाती है 1967 से 68 में जेपी जोशी ने, लेकिन 1990 से 91 में RS बिष्ट ने यहाँ पर व्यापक तौर पर उत्खनन किया था। उत्खनन किया था किसने, RS बिष्ट ने, लेकिन खोज की थी सबसे पहले इस स्थल की जेपी जोशी ने। किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं कालीबंगा में। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा की बात करें तो 1961 में बीबी लाल तथा BK थापर के निर्देशन में यहाँ पर खुदाई हुई थी। निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, तो नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से राजस्थान में तथा लोथल गुजरात से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन A 1 और 2। तो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल एंड रंगपुर गुजरात में है। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं जो कि निम्न कोटि के हैं, लेकिन जो हुलास है, हुलास यूपी में है, यहाँ से धान की खेती का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है महदहा से, जो कि एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। महदहा से लघु उपकरण के साथ ही आवास और शवाधान तथा गर्द चूल्हे तथा स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिलता है। हड़प्पा संस्कृति की जो पूर्वी सीमा थी वो क्या थी, तो वो थी आलमगीरपुर। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का लेख है, तो ये है तीसरे मंडल में, और इसके रचनाकार कौन है, ये है विश्वामित्र है। और ये जो मंत्र है ये सविता मतलब कि सूर्यदेव को समर्पित है। नारायण के साथ ही विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है महाभारत से। लेकिन जो नारायण है इसका पहला उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे, तो विष्णु उरुक्रम नहीं थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो वो महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क की बात करें तो ये प्रसिद्ध कुषाण वंशी शासक था, और इसी के टाइम पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है कुंडलवन में, जिसकी अध्यक्षता की जाती है वसुमित्र के द्वारा, तथा इसके उपाध्यक्ष होते हैं अश्वघोष। प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी, तो ये की थी स्थूलभद्र ने। तो प्रथम जैन समिति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में होता है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में हुई थी। यह सभा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में होती है। कहाँ पे होती है, पाटलिपुत्र में। और इसी में जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन होता है, और जैन धर्म 2 भागों में बढ़ता है, दिगंबर तथा श्वेतांबर। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था ऋषिपत्नम मतलब कि सारनाथ वाराणसी में। और बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार होता है कौशल राज्य में। कौशल राज्य की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। यहीं पे बुद्ध ने सबसे ज़्यादा 21 वर्षावास किए थे। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो ये संबंधित है जैन धर्म से। भगवती सूत्र यह जैन से संबंधित है। इसमें जैन तीर्थंकरों मुख्यतः महावीर स्वामी का जीवन चरित्र है, तथा अन्य समकालिक जो है उनके साथ उनके संबंधों का वर्णन भी है। जो भगवती सूत्र है ये 5वां जैन आगम है। कुल कितने हैं, 12 जैन आगम है। मेगास्थनीज के लेखन में उल्लिखित है एग्रोनोमोई, यह कौन थे, तो ये जिले के अधिकारी होते थे। तो मौर्य काल में जो जिला था उसको विषय या फिर आहार कहा जाता था, तथा जिले के जो प्रमुख होता था उसे आहारपति कहा जाता था। और जो आहारपति है उसको मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा था। आहार साथ ही एग्रोनोमोई ही मार्ग निर्माण का भी एक प्रमुख अधिकारी था, लेकिन नगर के प्रमुख को नागरक कहते थे, जिसे मेगास्थनीज ने एस्टेनोमोई कहा है। तो एस्टीनोमोई ये नगर का प्रमुख था, एग्रोनोमोई जिले का प्रमुख था। सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था, तो यह आया था बिंदुसार के दरबार में।
साथ ही यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रोचेट्स के नाम से भी जानते हैं। गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभलेख संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट है राजराज प्रथम की माता का नाम क्या था, तो ये हो जाएंगी वानवन महादेवी। राजराज फर्स्ट की बात करें तो इसको चोल साम्राज्य का पहला शक्तिशाली शासक माना जाता है। इनके पिता थे सुंदर चोल तथा माता थी वानवन महादेवी। और राजराज फर्स्ट नहीं, तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर या फिर इसे ही बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, इसका निर्माण कराया था। इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगई कोंड चोल थी, तो ये हो जाएंगे राजेंद्र फर्स्ट। और राजेंद्र फर्स्ट चोल वंश का सबसे महान शासक रहा है। उसने अपनी महान विजयों के द्वारा चोल साम्राज्य का विस्तार किया और उसे दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। इसने गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी तथा गंगई कोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना भी की थी। यहीं पर उसने चोलगंगम नामक एक विशाल सरोवर भी बनवाया था। नेक्स्ट है द्वितीय राज तरंगिणी के रचनाकार कौन थे, तो इसमें कल्लड़ मत लगाइएगा, इसमें हो जाएंगे जोन राज। राज तरंगिणी का रचनाकार है कल्लड़, लेकिन द्वितीय राज तरंगिणी ये हो जाएंगे जोन राज। नेक्स्ट है प्रमुख शासक और उनका शासन काल है, क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आता है मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। फिर उसके बाद आता है महमूद गजनवी का आक्रमण होता है 997 से 1030 ईस्वी में। चंगेज खां का आक्रमण होता है 1162 से 1227 तक। तैमूर रहा है 1370 से लेकर 1405 तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन रहे हैं, बिल्कुल सही है। ग्यासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा के द्वारा प्राप्त की थी, बिल्कुल करेक्ट है। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान ग्यासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया था, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इल्तुतमिश की बात करें तो ये गुलाम वंश का दूसरा शासक था, लेकिन ये इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इल्तुतमिश ने अपने सुल्तान पद की जो स्वीकृति थी वो गोर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त करी थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था, तो ये हो जाएगा रामचंद्र देव। तो अलाउद्दीन ने 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। वहाँ का शासक होता है रामचंद्र देव। और 1307 में मलिक काफूर फिर से देवगिरी पर आक्रमण करता है और रामचंद्र देव के आत्मसमर्पण करने पर उसे दिल्ली भेजा जाता है, जहाँ पर अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी और 6 माह के बाद 1 लाख सोने के टंके और नौसारी का जिला देकर उसे वापस कर दिया था। नेक्स्ट है बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में होती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। खिज्र खान ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया था 1414 में। सिकंदर लोदी ने एक नए नगर आगरा की स्थापना की थी 1504 में, बिल्कुल करेक्ट है। कन्नौज का युद्ध 1530 नहीं, ये होता है 1540 में। ये होता है मुगल शासक हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के मध्य, तो इसका ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है मलिक छज्जू का विद्रोह कब होता है, 1290 में। बाजार नियंत्रण नीति लाता है कौन लाता है, अलाउद्दीन खिलजी लाता है 1296 से लेकर 1316 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है 1329 से लेकर 30 में, कौन करता है, मोहम्मद बिन तुगलक करता है। और तैमूर का आक्रमण होता है 1398 में नासिरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पर, नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पर। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो यह है फतेहपुर सीकरी में है। और 1573 में गुजरात विजय के बाद अकबर ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक कराता है 1193 में। आगरा का किला 1565। अकबर दिल्ली के लाल किले को 1638 से 48 में। ताजमहल का निर्माण कराया जाता है 1632 से 53 में। नेक्स्ट है किरोरी। जो किरोरी शब्द है ये किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था, तो ये हो जाएगा अकबर। तो 1562 में एतमाद खान ने किरोरी व्यवस्था लागू की थी। इसके अनुसार क्या था, जो समस्त खालसा भूमि थी उसको 182 राजस्व भागों में बांटा गया और प्रत्येक की मालगुजारी 1 करोड़ दाम प्रतिवर्ष निर्धारित की गई थी। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था किसे, तो ये दिया था वल्लभाचार्य जी को। वल्लभाचार्य की बात करें तो इनका जन्म होता है काशी वाराणसी में 1479 में।
और विजयनगर सम्राट ने इन्हें जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि से भी विभूषित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देवराय द्वितीय ये इसके टाइम पर आता है। अब्दुल रज्जाक मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आता है। इब्ने बतूता मोरक्को से आता है। महमूद गजनवी के टाइम पर आता है अल बरूनी। लेकिन बलबन के टाइम पर मार्को पोलो नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन डी गलत है। मार्को पोलो की बात करें तो ये आता है इटली से। कब? 1292 से 95 के बीच में। और इस टाइम पर दिल्ली पर शासक था जलालुद्दीन खिलजी। श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है वैष्णव धर्म से। और वैष्णव संत होते हैं रामानुजाचार्य जी। इन्होंने अपनी उपासना में लक्ष्मी तथा विष्णु की उपासना पर अत्यधिक बल भी दिया था। अकबर के शासनकाल में प्रचलित था एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर होता था दाम? तो ये हो जाएगा 5/2, मतलब कि 2:1/2। तो जो अकबर था उसने तांबे का सिक्का चलाया था जिसे दाम कहते थे। और 1 रुपए में कितने दाम होते थे? 40 दाम होते थे। तो दाम जो दशमलव मुद्रा थी उसमें 1/40 रुपए था। और दाम और रुपए के मध्य जो आना था ये शाहजहां ने चलवाया था। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य में मीर ए तुजुक ये क्या था? तो ये मुगल काल के धर्मानुष्ठान का एक अधिकारी था। इसका कार्य क्या था? धार्मिक उत्सवों का प्रबंध करना, जो कि ऑप्शन में नहीं है कोई भी, इसलिए इसका हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है प्रमुख विद्रोह दिए गए हैं। तो चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में। खुसरो का विद्रोह होता है 1606 में। खुर्रम का विद्रोह 1623 से 26 में। एंड धर्मत का विद्रोह अप्रैल 1658 में होता है। और ये होता है शाहजहां के टाइम पर। अकबर के शासनकाल में जो उपज थी उसका कितना % भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? तो ये हो जाएगा 33.1/3%। तो अकबर के समय जो उपज थी उसका 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था। नेक्स्ट है पैबाकी शब्दों से क्या तात्पर्य था? तो पैबाकी भूमि से संबंधित था। निम्नलिखित में से किस कृति को उनके फारसी अनुवादकों के द्वारा रज्मनामा शीर्षक दिया गया था? तो ये हो जाएगा महाभारत। और महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर बदायूनी नकीब खां तथा अब्दुल कादिर ने किया था। नेक्स्ट है भारत ने पुर्तगालियों के द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्राप्त किया था कलिकट 1500 में, फिर 1502 में कन्नन और धाबोल 1522 में तथा पोन्नानी सबसे लास्ट में 1525 में। निम्नलिखित में से किस शहर को 1661 में पुर्तगाल के द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बम्बई को। तो पुर्तगालियों ने 1534 में बम्बई जो था उसको गुजरात के बहादुर शाह से छीना। और 1661 में जो चार्ल्स द्वितीय होते हैं उनके साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के विवाह के अवसर पर यह जो बम्बई था उसके अंग्रेजों को उसको दहेज में दे दिया जाता है। लेकिन बाद में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जो बम्बई था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट है प्रमुख घटनाएं हैं। तो ब्लैक होल की घटना होती है 20 जून 1756 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 एंड देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट आता है 1856 में आता है, ये तो सबको पता है। तो इसमें जुलाई भी दिया, इसमें एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 26 जुलाई 1856। और इस एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर। और भारत में गवर्नर कौन था? तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो हम लोगों ने एलटी के हिस्ट्री के 60 प्रश्नों को डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोग सिविक्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।